हेलो एवरीवन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन। लास्ट वीडियो में मैंने एग्जैक्टली पूरा जो टॉपिक पढ़ा है उस पर जो डिस्कशन किया, अगर पहले आपने वो वीडियो नहीं देखा आप पहले उस वीडियो को देख लो। और अगेन मैं फॉर्मूलाज को यहाँ पे, क्योंकि जिन्होंने वीडियो देखा होगा तो एग्जैक्टली उनके लिए मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे रिपीट करूंगा। इन्हीं फॉर्मूलाज को एग्जैक्टली आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं और इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट आपके पास रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एग्जैक्टली अगर आप देखोगे यह आपके पास म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर के बराबर होता है। स्फेरिकल सरफेसेस के लिए एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। ये आपके पास जो एग्जैक्टली म्यू वन और म्यू टू यहां पर है, म्यू वन आपके पास वो मीडियम होता है जिसमें आपके पास इंसिडेंट रे होगा, म्यू टू आपके पास वो मीडियम होगा जिसमें आपके पास रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो आपको रेज को देखना होता है कि किस मीडियम में कौन सा रे है, उसी हिसाब से आप मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असाइन करते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका पावर ऑफ स्फेरिकल सरफेस कहलाता है। ये पूरा टर्म आपका यहां पर पावर ऑफ स्फेरिकल सरफेस है। म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर। अगेन म्यू वन और म्यू टू आपको पता है कि वो कैसे सिलेक्ट करना है। आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यू और वी जो आपके पास है ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस है टेकन फ्रॉम द पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेकन फ्रॉम द पोल। फर्दर अगर मैं बात करूं, फर्दर हमने लास्ट वीडियो में देखा था लीनियर एंड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लीनियर या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में आप देखते हो कि आपको यहां पर म्यू वन बाई म्यू टू का फैक्टर इंट्रोड्यूस करना होता है। बाकी वी बाई यू का स्टाइल आपने मिरर्स में भी देखा होता है। तो जो आपका यहां पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है वो आपका म्यू वन बाई म्यू टू है और एग्जैक्टली आपको मल्टीप्लाई करना होता है वी बाई यू के साथ। और आप सिंपली इसको बोल सकते हो इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सिंपली यहां ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो आपके पास है इट इज म्यू वन बाई म्यू टू टाइम्स वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो आप मिरर्स में पढ़ते हो कि वहां पर आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर होता है, वहां पर आप पढ़ लेते हो। बस सिर्फ यहां पर आपको एक एडिशनल फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इन दोनों फॉर्मूले में, दैट इज म्यू वन बाई म्यू टू का फैक्टर। तो म्यू वन बाई म्यू टू का फैक्टर यहां पर भी है और यहां पर भी है। यहां पर भी वी बाई यू को आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो और यहां पर आप एग्जैक्टली इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हो और यहां पर आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स इन्हीं फॉर्मूला पे देखते हैं। हेलो एवरीवन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगेन आपने रिवीजन तो देखा होगा जिसमें मैंने आपको सारी फार्मूलाज एग्जैक्टली बताई, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। उन फार्मूले को यूज कैसे करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में, वही क्वेश्चन मैं आप डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला जो सिनेरियो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, तो वो एग्जैक्टली आपका ग्लास हेमिस्फेरिकल माउंट मैंने लिया हुआ है। इस ग्लास हेमिस्फेरिकल माउंट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 आपको देकर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि वो 1 के बराबर होता है। तो आप देखते हो कि एक वर्टिकल पैराक्शियल बीम आती है ग्लास स्फीयर के कर्व्ड सरफेस पर, एग्जैक्टली वो हिट करती है। तो यहां पर जब वो हिट करेगी एग्जैक्टली इस सरफेस को, तो आपकी रेज जो होंगी या पूरा जो बीम होगा वो रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करने पे दैट मींस ये जो आपका बीम आ रहा था अब ये रिफ्रैक्ट करेगा। जब ये एग्जैक्टली रिफ्रैक्ट करेगा तो आपकी लाइट रेज आप सिंपली देखोगे कि वो रिफ्रैक्ट होने पर एग्जैक्टली इस स्टाइल में चली जाएंगी। जब वो इस स्टाइल में चली जाएंगी आप देखोगे यहां पर तो व्हाइट शीट है ना, व्हाइट शीट पर एक स्पॉट क्रिएट होगा और क्वेश्चन आपको यही बता रहा है कि जो आपका स्पॉट एग्जैक्टली व्हाइट पेपर पे फॉर्म हो रहा है आप उसी का क्या निकालो, आप उसका डायमीटर निकालो। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन यहां पे करना होगा। तो देख लो, पहले अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास रेज यहां पे रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। जब ये रेज यहां पे रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, बट आगे जाके अगर फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करूं कि व्हाइट शीट आपके पास यहां पर नहीं है, तो वो रेज एग्जैक्टली आप देखोगे किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करेंगी, मीट करेंगी। और जिस पॉइंट पर आपकी रेज एक्चुअली मीट करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, या वो वर्चुअली मीट करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वही आपका इमेज देता है ना आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, देख लो स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। पहला जो हमारा काम होगा वो सिंपली ये होगा कि हम एग्जैक्टली इमेज निकालने की कोशिश करें, रादर इमेज लोकेशन निकालने की कोशिश करें कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है अगर ये इमेज फॉर्म करेगा तो कहां पर इमेज फॉर्म करेगा, पहले हम उस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो कैसे आप करोगे? आपके पास स्फेरिकल सरफेस है,
बिल्कुल सही। आपके पास दो मीडियम्स है, बिल्कुल सही। एक मीडियम में इंसिडेंट रे है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होता है एग्जैक्टली उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप μ1 से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपका सिंपली यहां पर μ1 होने वाला है। सिमिलरली जिस मीडियम में फिर आपकी रे रिफ्रैक्ट करेगी, जिस मीडियम में आपकी रे रिफ्रैक्ट करेगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सिंपली कितना लेने वाले हो, आप वो μ2 लेने वाले हो। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने एज्यूम किया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो एग्जैक्टली सरफेस का है वो r इज इक्वल टू स्मॉल r के बराबर है। अब करना क्या है, आपको सिंपली यहां पर फॉर्मूला यूज करनी है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आपको देगा इमेज का लोकेशन, मगर विद रेस्पेक्ट टू पोल। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, पोल को पहले लोकेट करेंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये वाला पॉइंट आपका पोल होने वाला है, क्योंकि आपका पोल जो है ना वो तो स्फेरिकल सरफेस पर लाई करेगा। आपका जो पोल होता है वो स्फेरिकल सरफेस पे लाई करता है, तो ये आपका एग्जैक्टली यहां पे पोल होगा। तो पोल को आप क्या लेते हो, पोल को आप एज एन ओरिजिन लेते हो और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करते हो। तो चलो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं ड्रॉ करता हूं, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहां पे ड्रॉ करता हूं। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ये जो मैंने यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर फॉर एग्जांपल मैं मेजरमेंट वाइज बात करूं, साइन कन्वेंशन की बात करूं, मैं अपर डिस्टेंसेस को लेता हूं ना पॉजिटिव, लोअर डिस्टेंसेस को लेता हूं ना नेगेटिव। बट इस बार मैं क्या करने वाला हूं, मैं थोड़ा सा कन्वेंशन चेंज करूंगा। मैं कन्वेंशन चेंज क्यों कर रहा हूं, मैं कन्वेंशन चेंज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं कन्वेंशन चेंज यहां पे करूंगा तो थोड़ा मुझे जो यहां पे आंसर्स वगैरह मिलेंगे वो सारे पॉजिटिव में मिलेंगे। बट ये तो आपकी अपनी मर्जी है ना, आप कोई भी कन्वेंशन ले सकते हो, आप कोई भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो। आप ऊपर वाली मेजरमेंट्स को पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर की मेजरमेंट्स को आपने पॉजिटिव लिया, नीचे की मेजरमेंट्स को नेगेटिव लेना है। और अगर आप ऊपर के मेजरमेंट्स को नेगेटिव ले रहे हो, नीचे के मेजरमेंट्स को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा, कहीं पे अभी तक डाउट नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं यहां पे पहले रिफ्रैक्शन फॉर्मूला की। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो आपके पास है μ2 डिवाइडेड बाई v। v यहां पर आपका इमेज डिस्टेंस होता है। इमेज एग्जैक्टली कहां फॉर्म होगी वो अभी हम देखेंगे, बट जो भी आपका इमेज डिस्टेंस होगा वो इस पोल के रेस्पेक्ट में होगा। चलो पोल का नेम करता हूं, पोल की नेमिंग करते हैं। मैं यहां पे पोल को p से रिप्रेजेंट करता हूं। तो जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करते हो वो विद रेस्पेक्ट टू पोल होंगी। तो μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस यहां पर μ1 डिवाइडेड बाई u, इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, μ2 का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, वो तो 3/2 के बराबर है। v अपनी जगह पर माइनस, आप देख सकते हो μ1 का वैल्यू 1 है, और आपका जो u का वैल्यू है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके पास एक पैरेलल बीम आ रहा है। पैरेलल बीम का मतलब ही है कि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, वो इंफिनिटी पे होगा या वो इनफाइनाइट पे होगा। सो आपको एग्जैक्टली यहां पे इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट करना है। इट इज इक्वल टू μ2 का वैल्यू आपके पास 3/2 माइनस μ1 का वैल्यू आपके पास 1 होगा, और डिवाइड आप यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर से करोगे, जो कि मैंने स्मॉल r लिया हुआ है ना, तो एग्जैक्टली यहां पर मैं स्मॉल r ले रहा हूं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 3/2 भी अपनी जगह पे रहेगा, माइनस ये आपके पास 0 आ जाएगा। इट इज इक्वल टू 3/2 आपका सिंपली होता है 1.5। 1.5 में से 1 निकालोगे तो हाफ रहेगा ना, हाफ का मतलब आप इसको 1/2 r लिख सकते हो। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। फर्दर आप देख सकते हो यहां पे 3/2 v माइनस 0 आपका 3/2 v होगा, और एग्जैक्टली यहां पर इट इज इक्वल टू 1/2 r। आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे इमेज का लोकेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू पोल। सो मुझे v का वैल्यू निकालना है। आप देख सकते हो कि 3/v इट इज इक्वल टू 1/r, या आप लिख सकते हो ना, यहां पे v को यहां ट्रांसपोज करो, r को यहां ट्रांसपोज करो। मैं बोल सकता हूं देयरफॉर आपका जो v होगा इट इज इक्वल टू 3 times r। बट डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करोगे, इस चीज का टेक केयर करना है आपको। चलो कंटिन्यू करता हूं। कहने का मतलब यह है कि जब आप एग्जैक्टली इस बीम को यहां पे रिफ्रैक्ट करोगे, इस बीम को यहां रिफ्रैक्ट करोगे, एग्जैक्टली वो जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रेज होंगी वो यहां पे कहीं मीट करेंगी, और यहां पर जब वो मीट करेंगी तो एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी उस पॉइंट से लेकर इस पोल तक का डिस्टेंस जो आपके पास होगा वो 3r होने वाला है। तो चलो ड्रॉ करता हूं, आप देखते जाओ। तो लेट अस अज्यूम कि आपकी इमेज आपको यहां पे मिली। अगेन डायग्राम्स तो मेरी पूरी क्लियर नहीं है यहां पे मेजरमेंट वाइज, बट आपको आइडिया मिल रहा होगा कि एग्जैक्टली ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है।
और अब देख लो ना, जिस मीडियम में आपका रिफ्रैक्टेड रे होता है उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप μ2 से रिप्रेजेंट करते हो। फर्दर देख लो, यहां पर जो इमेज आपको मिली, एग्जैक्टली इस इमेज और पोल के बीच का सेपरेशन अगर हम बात करें, अगर मैं यहां पे सेपरेशन की बात करूं, आराम से देखते जाओ, ये सेपरेशन हमें यहां पर 3r के बराबर निकला। ये हमारा 3r के बराबर निकला। अच्छा, अगर मैं यहां पे, अब आराम से देख लो, अगर मैं P से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देख लो, चलो इस पॉइंट को नेम करते हैं, मैं सिंपली इस पॉइंट को यहां पर D बोल रहा हूं, लेट दिस बी पॉइंट D। अगर मैं यहां पे P से लेके D तक का मेजरमेंट की बात करूं, आपको नहीं लगता ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है? अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो मैं बोल सकता हूं कि आपका PD जो यहां पर है, PD वो एग्जैक्टली R के बराबर है। अच्छा, आपका यहां पर PI ये तो 3r के बराबर है, तो आपका di किसके बराबर होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फर्दर देख लो, मैं लिखता हूं यहां पे पहला पॉइंट नंबर 1, कंस्ट्रक्शन से क्या पता चल रहा है वो चीजें समझने की कोशिश करो। आपका PD यहां पर जो है वो r के बराबर है, तो PD जो आपके पास है इट इज इक्वल टू r, मुश्किल कहीं नहीं है। आपके पास जो PI है यहां पे, PI ये 3r के बराबर है, तो PI आपका यहां पर 3r के बराबर है। अच्छा, मैं बोल सकता हूं ना फर्दर कि जो आपका PI है ये दो पार्ट्स का बना है, PD प्लस DI, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू PD प्लस DI। तो कहने का मतलब ये है 3r इट इज इक्वल टू, अच्छा जरा PD का वैल्यू अभी देखा ना हमने, PD का वैल्यू r है ना, तो मैं लिख सकता हूं r प्लस DI का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो अब आप सिंपली बोल सकते हो कि जो आपका DI होगा इट विल बी 3r में से r को सब्ट्रैक्ट करो तो वो आपके पास 2r आ जाएगा। बहुत सिंपल मैं रख रहा हूं कैलकुलेशंस को, होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे कुछ डाउट नहीं होगा। अब फर्दर देख लो, अब यहां पर एग्जैक्टली मैंने रे डायग्राम वगैरह तो बनाया, निकालना क्या है? अब निकालना है एग्जैक्टली स्पॉट का डायमीटर। मैंने इतना जो ये सारा यहां पर कर लिया, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये इसीलिए किया ताकि मैं एग्जैक्टली अब इस वाले डायमीटर को फाइंड कर सकूं। तो आप करोगे क्या, मैं सिंपली यहां पर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा। ये आपके पास पॉइंट ए है, आप देख लो ट्राइंगल कौन सा है, API एग्जैक्टली ये आपका ट्राइंगल है। अब आप सोच रहे होंगे ये ट्राइंगल कहां है, क्योंकि एग्जैक्टली ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां पर तो सुपर इंपोज कर ही नहीं रहे हैं, हम इसको ट्राइंगल कैसे माने, क्योंकि ये लग भी नहीं रहा होगा आपको ट्राइंगल। बट अगेन आप याद करो, मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है ना, पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस। आप एग्जैक्टली पैरेक्शियल बीम ले रहे हो, पैरेक्शियल बीम का मतलब पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशंस, पैरेक्शियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब ज्योमेट्री में अप्रोक्सीमेशन आपको लेना है। ज्योमेट्री में अप्रोक्सीमेशन लेने का मतलब यह होगा, आप एज्यूम कर सकते हो कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, आप एज्यूम कर सकते हो कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, आप एज्यूम कर सकते हो कि ये आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नेम मैं कर रहा हूं AP और I, तो ट्राइंगल API। अब देख लो मैं दूसरा ट्राइंगल लेने वाला हूं, पहले नेम करते हैं और एक पॉइंट को, मैं एग्जैक्टली यहां पर ये वाला पॉइंट लेने वाला हूं। अब आपको आइडिया मिल गया होगा कौन सा ट्राइंगल लेने वाला हूं, मैं CDI ट्राइंगल लेने वाला हूं। और CDI ट्राइंगल में मैं CD वाले पार्ट को आप फाइंड कर सकता हूं, और अगर मैंने CD वाले पार्ट को फाइंड किया, एग्जैक्टली मुझे उसी का ट्वाइस लेना पड़ेगा, वही पूरा डायमीटर बन जाएगा ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अप्रोच क्या बन रहा है क्वेश्चन का। तो आपको एग्जैक्टली दो ट्राइंगल्स लेने हैं। अगेन अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने इससे पहले भी फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज एंड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर के बारे में बात की है, तो वहां पर एग्जैक्टली आप देखते हो कि मैंने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा सा बात किया हुआ है। तो ऑप्टिक्स में जब भी आपके दो ट्राइंगल्स बनते हैं ना, वो हमेशा सिमिलर होते हैं और इसी स्टाइल के ट्राइंगल्स आपके पास बनते हैं। तो एक ट्राइंगल तो मैंने API ले लिया, दूसरा ट्राइंगल आप CDI ले सकते हो ना। These are similar, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर सकते हो ना, आप लिख सकते हो ना AP डिवाइडेड बाय CD इट इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय CD इट इज इक्वल टू, अब AP तो बड़े ट्राइंगल का पार्ट था, बड़े ट्राइंगल में मैं लिख सकता हूं ना PI। अब देख लो बड़े ट्राइंगल में आएगा ना PI, तो मैं लिख रहा हूं PI डिवाइडेड बाय छोटे ट्राइंगल में आपका आएगा ना CI आ जाएगा ना, तो डिवाइड किससे हो जाएगा,
ये CI से हो जाएगा। जरा फर्दर आप देख लो, अब फर्दर यहां पर देख लो, आपके पास AP का वैल्यू अगर आप देखोगे, AP किसके बराबर है, एग्जैक्टली आपके पूरे इस D का हाफ है ना ये AP, तो D का हाफ है AP, तो आप लिख सकते हो ना कि AP आपका D/2 आ जाएगा। CD अननोन है, ये आपको निकालना होगा। आपका जो PI है यहां पे, आपका PI जो है यहां पे वो तो 3R है ना, आप चेक कर लो, आपका PI जो यहां पर है वो तो 3R के बराबर है, तो PI की जगह पर आपका 3 टाइम्स R आ जाएगा। अच्छा जरा CI की जगह पे देखो, जरा CI की जगह पे देखो, सॉरी CI नहीं है यहां पे, ये तो आपका DI आना चाहिए, तो CI नहीं है यहां पे, ये आपका DI आ जाएगा, ये आपका DI आ जाएगा। सो एग्जैक्टली आप देख सकते हो अगेन PI डिवाइडेड बाई DI आपको लेना है, तो मैंने CI लिया था गलती से, तो एग्जैक्टली आप यहां पर DI लोगे और DI का वैल्यू यहां पे 2R पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, तो ट्वाइस R यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो R और R कैंसिल हो जाएगा, आप लिख सकते हो ना D डिवाइडेड बाई 2 CD इट इज इक्वल टू 3/2। अभी आराम से देखते जाओ, अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, आपका 2 और 2 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा ना। मैं बोल सकता हूं कि आपके पास जो यहां पर देयरफॉर आप CD को यहां ट्रांसपोज करो, 3 को यहां ट्रांसपोज करो, मैं बोल सकता हूं CD इज इक्वल टू D/3। बट CD वाला पार्ट जो है, CD वाला पार्ट एग्जैक्टली वो यहां पर इस स्पॉट का क्या बन रहा है, रेडियस। यहां पर जो स्पॉट आपका व्हाइट पेपर पे बनेगा, एग्जैक्टली इस स्पॉट का रेडियस जो है वो CD रिप्रेजेंट कर रहा है। मगर क्वेश्चन में क्या देकर है, क्वेश्चन में आपको देकर है डायमीटर फाइंड करो, क्वेश्चन में देकर है डायमीटर को फाइंड करो, आपने रेडियस को फाइंड किया। डायमीटर कैसे निकालते हो, रेडियस को डबल करते हो आप, तो आप एग्जैक्टली जो ये रेडियस निकाल रहे हो, आप 2 CD निकाल दो, तो 2 CD का मतलब होगा 2 D डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास एग्जैक्टली यहां पर डायमीटर होने वाला है। तो आप देख सकते हो, अगेन आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ा है वगैरह, बट जब आप एग्जैक्टली प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, आप यूज्ड टू हो जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि एंट्रेंस में हम एग्जैक्टली क्वेश्चंस को कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम अपनी स्पीड को कैसे एग्जैक्टली इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हमें एंट्रेंस में ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स हमसे बन सके। मैं सिंपली ये कहूंगा कि आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करो। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे ना, उतने आप यूज्ड टू हो जाओगे। जितना यूज्ड टू हो जाओगे ना, तो एग्जैक्टली आपकी कैलकुलेशंस फास्ट, उसके साथ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आ जाएगी। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे, इवेंचुअली आप एंट्रेंस में बहुत अच्छा करोगे। तो ये नहीं है कि आप एक क्वेश्चन देख रहे हो मेरा, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व यहां पे कर दिया, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका भी हो जाएगा, बस नहीं। इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे, फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस और फाइंड आउट करो अपनी बुक्स में। देखो कि क्या इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, अगर आए हुए हैं उनको एग्जैक्टली प्रैक्टिस करो, तब जाके आप देखोगे कि आपका कमांड आ जाएगा टॉपिक पे। तो कमांड ऐसे ही नहीं आता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। अगेन मैं ये कहूंगा कि जितना एग्जैक्टली कोई पर्सन ड्राइव करता है ना एक कार को, उतना उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 2 दिन कार को ड्राइव करोगे और कोई 10 साल कार को ड्राइव करेगा, देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिनेरियोज। तो अगर आप 2 दिन कार को ड्राइव कर रहे हो, आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो, बट जिसने 10 साल कार को कॉन्स्टेंटली ड्राइव किया होगा, या 2 साल जिसने एग्जैक्टली कार को ड्राइव किया होगा, 2 साल से जो कार ड्राइव करता होगा, तो एग्जैक्टली उसके एक्सपीरियंस में, और जो 2 दिन एग्जैक्टली कार ड्राइव कर रहा है उसके एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। सो यही है, जिसने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे और जिसने कुछ ही क्वेश्चंस किए होंगे, तो वहां पे एग्जैक्टली फर्क आ जाती है, वहां पे सिलेक्शन एग्जैक्टली उसी की हो जाती है जिसने क्वेश्चंस बहुत किए होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं कि जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ये मुझे अपने में कॉन्फिडेंस है। बट आप एग्जैक्टली अगर अपने एंड पे फोकस नहीं करोगे, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मे भी कहीं पे फिर आपको प्रॉब्लमैटिक लगे, आपको समझ में ना आए। तो पूरा फोकस के साथ वीडियो को देखो और वीडियो को एंड तक देखते जाओ। तो मैं कंटिन्यू करता हूं, सिनेरियो के साथ पहले कंटिन्यू करता हूं। आपको सिंपली इस क्वेश्चन में देकर है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज जो है वो 1 mm है। तो अगर मैं बात करूं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यहां पे 1 mm देकर है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने इस वक्त ऑब्जेक्ट को एक ग्लास माउंट में रखा हुआ है और आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ये एग्जैक्टली इस ग्लास माउंट के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये चीज आप दिमाग में रखो। तो आपको एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो देकर है, मगर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर,
विद रिस्पेक्ट टू पोल यहां पर नहीं देकर है। और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लाई कर रहा है ना अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। अगर आपका ऑब्जेक्ट लाई करता है अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस तो यहां पर आप यूज करने वाले हो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मुझे कैसे पता लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यूज करना है? अगेन आपको डायग्रामेटिकली लग रहा होगा ऑब्जेक्ट तो अच्छा खासा बड़ा है यहां पे, तो हम क्यों लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यूज करें? नहीं, आप एग्जैक्टली डायग्राम पे मत जाओ, आप देखो कि ऑब्जेक्ट का साइज mm में है ना। अगर ऑब्जेक्ट का साइज mm में है इसका मतलब ही है कि अगर आप इमेज का साइज निकालना चाहते हो तो आप वहां पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यूज कर सकते हो। जरा फर्दर देख लो, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर देकर है, तो देख लो मैं यहां पे r का वैल्यू यहां पर 10 सेंटीमीटर लिख रहा हूं। और तीसरा पॉइंट, आपको यहां पे फाइंड क्या करना है? आपको यहां पे एग्जैक्टली फाइंड करना है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज होगा, मगर ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली जब आपका ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट का कौन सा साइज दिख रहा होगा? ओरिजिनल साइज दिख रहा होगा कि उसको वर्चुअल साइज दिख रहा होगा? एक बार और समझो मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय ऑब्जर्वर। आपका जो एग्जैक्टली ऑब्जर्वर है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को मत देख रहा है, आपका जो ऑब्जर्वर है वो इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू देख रहा है आपके ऑब्जेक्ट को। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो तो एक मीडियम में है, तो आप देखोगे कि जो एग्जैक्टली ऑब्जर्वर होगा वो एक्चुअल साइज नहीं देख पाएगा, वो एक वर्चुअल साइज देखेगा, और वही वर्चुअल साइज आपको यहां पर निकालना होगा। क्वेश्चन को और एक तरीके से अगर रिफ्रेम करूं, आपको यहां पर एग्जैक्टली आपको सिंपली फाइंड क्या करना है कि जो आपका ये ऑब्जर्वर है ये एग्जैक्टली इमेज तो देखेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को तो नहीं देख पाएगा बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। तो ये ऑब्जर्वर जो इमेज को देख रहा है ना, उस इमेज का साइज निकालो। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको पूछ रहा है। एक बार और पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय ऑब्जर्वर। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को नहीं देखेगा, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेगा, और वो जो एग्जैक्टली इमेज ऑब्जर्वर को दिख रही होगी उसी का साइज बोला गया है आपको निकालने को। कहने का मतलब आपको साइज ऑफ इमेज निकालना है। अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज को कैसे रिलेट करते हो? कैसे रिलेट करते हो? यूजिंग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो चलो पहले फॉर्मूलेज लिखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं हर एक पार्ट को। पहला आपके पास अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, वो सिंपली आपके पास μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u, इट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। ये पहला फॉर्मूला है। और अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन की बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आपके पास μ1 बाई μ2 v बाई u, तो यहां पर आप स्क्वायर कर लेते हो, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है। तो आप देख सकते हो यही फॉर्मूले हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब समझो, आराम से समझो। ऑब्जेक्ट ये है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट से ही उठती है ना इंसिडेंट रेज। तो देख लो, ऑब्जेक्ट से आपकी इंसिडेंट रे एक उठेगी। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए यहां पे बोल रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट से आपकी इंसिडेंट रे एग्जैक्टली उठ जाएगी। ये देख लो, ये ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे उठी। तो अगर ऑब्जेक्ट से आपकी इंसिडेंट रे उठी तो यहां पर एग्जैक्टली रिफ्रैक्ट हो जाएगी ना। यहां पे सिंपली क्या हो जाएगी? ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होने पर ये ऑब्जर्वर के आई में चली जाएगी। मैं बस दिखा रहा हूं, ये मैं दिखा रहा हूं समझाने के लिए। एक्चुअल रे डायग्राम वगैरह मैंने बात बिल्कुल भी नहीं की, बस थोड़ा आइडिया देने के लिए मैंने ये रे डायग्राम बनाई। तो आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट से रे उठेगी, यहां पे रिफ्रैक्ट होके एग्जैक्टली फिर ऑब्जर्वर के आईज में चली जाएगी। मैं सिंपली यहां पे समझा रहा हूं। तो आप देख सकते हो ये इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे है, ये है ना आपका रिफ्रैक्टेड रे। जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कहलाता है। वही पढ़ा है ना हमने। एक बार और देखते हैं पहले इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का, म्यू ग्लास जो आपको देकर है इट इज 3/2, और यहां पर आपका ईयर है जहां पर ऑब्जर्वर है, तो म्यू ईयर की अगर मैं बात करूं इट इज 1। जिस मीडियम में आपका इंसिडेंट रे है, जिस मीडियम में आपका इंसिडेंट रे है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको आप μ1 से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपका μ1 आ गया। ऑब्वियसली जिस मीडियम में फिर रिफ्रैक्टेड रे होगा ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बन जाएगा? वो μ2 बन जाएगा। आप देख सकते हो ये आपका पोल है, यहां पे
ये आपका पोल है, यहां पे सारे डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करते हो ना, तो आप देख लो आपका ऑब्जेक्ट और इस सेंटर के बीच का सेपरेशन 5 है, इस सेंटर और पोल का सेपरेशन जो है वो 10 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल के रिलेटेड अगर मैं बताऊं कि पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा ना आपका 10 + 5 15 सेंटीमीटर। मैं बोल सकता हूं कि आपके पास यहां पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो +10 सेंटीमीटर होगा। और अकॉर्डिंगली जो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लोगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इस साइड से ले रहे हो, तो जो भी ये डिस्टेंसेस है मैं वो पॉजिटिव ले रहा हूं, तो आपका जो आर का वैल्यू है वो भी आप पॉजिटिव लोगे। तो कन्वेंशन मैंने यूज किया कि ये वाला एक्सिस में पॉजिटिव ले रहा हूं, ऑटोमेटिकली ये वाला एक्सिस मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि किस तरीके से एक एक पैरामीटर को निकाल रहा हूं, एक एक पैरामीटर को निकाल रहा हूं, इन पैरामीटर्स को कैसे निकाल रहा हूं, क्यों इन्हीं पैरामीटर्स को निकाल रहा हूं, फॉर्मूला में डालना है, फॉर्मूला को यूज करना है। तो चलो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब जरा देख लो, μ2 भी हो गया, μ1 भी हो गया, चलो यूज करते हैं, इक्वेशन को यूज करते हैं यहां पे। तो आपको पता है कि 3/2 आपका यहां पर जो आपके पास है वो μ1 है, तो चलो यूज करते हैं। आप आराम से देखते जाओ, आप आराम से देखते जाओ। μ2 का वैल्यू जो है वो तो 1 के बराबर आया ना, μ2 का वैल्यू एक बार देख लो, μ2 आपका 1 के बराबर है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय, मुझे एग्जैक्टली v का वैल्यू नहीं पता, मगर v का वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि जब मुझे v का वैल्यू पता होगा, u का वैल्यू पता होगा, μ1 μ2 का आइडिया होगा, तभी जाके तो मैं ml निकाल सकता हूं ना। जब मैं एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालूंगा, तभी जाके मैं ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज को रिलेट कर सकता हूं ना। तो आपको आइडिया बन रहा होगा कि किस तरीके से अप्रोच हमारा यहां पे रहने वाला है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। μ2 का वैल्यू आपके पास सिंपली 1 है, v का वैल्यू आपको नहीं पता, फाइंड करेंगे इसको। फर्दर देख लो, माइनस μ1 का वैल्यू कितना है, 3/2, तो मैं 3/2 लिख रहा हूं। अच्छा, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू कितना है, मैंने 10 लिखा है यहां पे, मैंने 10 लिखा है, आप चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। तो जल्दबाजी में 10 लिखा। u का जो वैल्यू है, आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो तो 5 + 10 है, 15 है, तो आप देख सकते हो u आपका यहां पर जो है वो +15 सेंटीमीटर है। तो u जो आपके पास यहां पर है वो +15 सेंटीमीटर है, तो u का वैल्यू यहां पर आपके पास 15 आने वाला है। इट इज इक्वल टू, जरा μ2 का वैल्यू देख लो, μ2 का वैल्यू आपके पास अगेन अगर मैं बात करूं तो μ2 आपका 1 के बराबर है, तो 1 - 3/2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय r का वैल्यू यहां पर +10 है, तो r का वैल्यू आपके पास यहां पे 10 आ जाएगा। तो ठीक है, आराम से सॉल्व करते हैं इसको। मैं लिख सकता हूं ना 1/v माइनस ये आपका आ जाएगा 3/30, इट इज इक्वल टू -1/20। अगेन आप एंट्रेंस में हो, कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होंगी, खुद से आप कर सकते हो। फर्दर देख लो, मैं लिख सकता हूं ना 1/v इट इज इक्वल टू, ये 3 1s are 3 10s are, और इस पूरी टर्म को यहां पे ले जाऊंगा तो -1/20, और ये आपके पास +1/10 आ जाएगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो इन स्टेप्स को। फर्दर अगर मैं बात करूं तो 1/v इट इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम ले लो तो -10, फिर यहां +20 डिवाइडेड बाई 200 आ जाएगा, और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं ना यहाँ पे 10/200, और इसको मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे 1/20, तो आपका जो v का वैल्यू आ जाएगा वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब समझो, अब देख लो, ये तो यूज कर दिया मैंने, अब देख लो यहां पे, अब मुझे यहां पर क्या करना है, पहले मुझे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए μ1 का वैल्यू चेक करो, μ1 किसके बराबर, 3/2। अब समझो यहां पर भी μ1 μ2 का वैल्यू मैं कैसे यूज कर रहा हूं, जब मुझे पूरा पता होता है कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा। जब ये पूरा असाइन अच्छे से करोगे ना, तब जाके इन फॉर्मूलाज को यूज किया करो। देख लो, आप बोल सकते थे, देख लो इस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली इसीलिए मैंने यहां से क्या लिया, इंसिडेंट रे लिया। तो इस चीज का आप एग्जैक्टली टेक केयर करना। चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। आपके पास μ1 का वैल्यू अगर मैं देख लूं यहां पे 3/2 है, और μ2 का वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। v का वैल्यू तो निकल गया 20, और u का वैल्यू आपके पास पहले से ही आपको पता है कि वो 15 है यहां पे, तो आप एग्जैक्टली यहां पे 15 लिख दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 का स्क्वायर, तो 4 और 3 जाएगा, 5 3s are 5 4s are। तो फर्दर अगर मैं बात करूं, ये आपका आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 16/9। आप अगेन देख सकते हो 2 1, ये 8 आ जाएगा, और ये 3 1, ये 3 3 आ जाएगा। आपका जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है यहाँ पे
वो 8/3 आ जाएगा। मगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है ना साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं लिख सकता हूं देयरफॉर, अब देख लो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे भेज दो, साइज ऑफ इमेज निकल जाएगा ना। मैं बोल सकता हूं ना साइज ऑफ इमेज इट इज सिंपली इक्वल टू 8/3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना देकर था 1 mm। तो आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो ना साइज ऑफ इमेज इट इज इक्वल टू 8/3 टाइम्स 1 mm। तो आप लिख सकते हो ना साइज ऑफ इमेज इट इज सिंपली 8/3 mm। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। चलो आंसर तो हो गया, बट थोड़ा एडिशनल देखते हैं। अगेन हमने सारा निकाला यहां पे, बट थोड़ा सा एडिशनल देखते हैं। लेट अस एज्यूम कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है। लेट अस एज्यूम ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है। इस ऑब्जर्वर को लगेगा ना कि ये इसी की तरफ आ रहा है, सिंपल है ना। इस ऑब्जर्वर को लगेगा ना कि हाँ ये इसी की तरफ आ रहा है, तो मुश्किल मत है कहीं पे। अब क्वेश्चन ये है, लेट अस एज्यूम कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड जो ऑब्जेक्ट का है, लेट अस एज्यूम ये 5 मीटर पर सेकेंड है। अब जरा देखते हैं कि ये जो आपका ऑब्जर्वर है, ये जो आपका यहां पे लेट अस सपोज, चलो सिंपल मैं बोल रहा हूं, चलो 3 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड में लेता हूं। बस समझो, आप समझो यहां पे जो एग्जैक्टली आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है किस स्पीड के साथ, 3 मीटर पर सेकेंड के साथ, 3 मीटर पर सेकेंड के साथ। बट जो ऑब्जर्वर है ना, क्या उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, कि उसको कुछ डिफरेंट वेलोसिटी लगेगी? यही चीज है ना। तो देख लो अगेन, यहां पर आपको ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी देकर है, आपको निकालना क्या होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की इमेज को देख रहा है, आपको इमेज का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो अगेन क्वेश्चन में नहीं देकर था वेलोसिटी के बारे में, बट मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, सच दैट कि आपको वेलोसिटी वाले पार्ट पे भी होल्ड आ जाए। तो कंटिन्यू करता हूं। आप देख सकते हो कि लेट अस एज्यूम मैंने ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहां पे लिया, मैंने ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहां पर ले लिया 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। आप चेक कर लो, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। तो जब भी आप ऑप्टिकल एक्सिस वाले, जब भी आप अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस वाले वेलोसिटी के रिलेटेड बात करते हो, आप यूज करते हो ना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करता हूं, मुझे पता है ना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इट इज इक्वल टू, मगर वेलोसिटी ऑफ इमेज parallel to optical axis it is equal to longitudinal magnification times velocity of object along the optical axis, parallel to optical axis। यही पढ़ते हो ना। अब जरा फर्दर देख लो, आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का वैल्यू है वो तो निकाला ना आपने 8/3 निकाला ना आपने। तो एग्जैक्टली यहां पर ml की जगह पर क्या आ जाएगा 8/3। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना देकर था, वो तो आपको एग्जैक्टली 3 देकर था, तो आप 3 मीटर पर सेकेंड लिख दो यहां पे। तो आप 3 और 3 को कैंसिल कर सकते हो, इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। समझो, ऑब्जेक्ट जो है ना वो सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा था, सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्चुअल स्पीड क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड से कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। बट जो एग्जैक्टली ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज को एनालाइज कर रहा है ना, और एग्जैक्टली इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि जो इमेज उसकी तरफ आ रही है वो किस स्पीड के साथ आ रही है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्टली ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ऑब्जर्वर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो वो देख रहा है मीडियम में, वो उसकी तरफ तेजी से आ रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। तो अगेन आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि एक्चुअल में अगर मैं यहां पर लेट अस सपोज इंसेक्ट लूं, वो इंसेक्ट बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होगा ना, मगर जब ऑब्जर्वर उसको देखेगा इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू, तो एग्जैक्टली इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो इंसेक्ट उसकी तरफ आ रहा है बहुत तेजी से। और मे बी एग्जैक्टली जब ऑब्जर्वर यहां पर होगा, वो उसके रिफ्लेक्सेस क्या करेंगे, रिफ्लेक्सेस की वजह से वो एग्जैक्टली पीछे हट जाएगा। बट इंसेक्ट जो था वो तो रेंगते रेंगते चल रहा था ना, बट इसको लग रहा है कि इंसेक्ट दौड़ते दौड़ते इसकी तरफ आ रहा है। तो आप समझ लो यहां पे सिनेरियो क्या बन रहा था। होपफुली आपने पूरा क्वेश्चन एनालाइज किया होगा। एक बार और मैं ऊपर से बोलता हूं, आप देखते जाओ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये था कि ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो 1 mm था, सिर्फ 1 mm था। वहीं से मुझे आइडिया मिला कि मुझे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यूज करना चाहिए। जब मैंने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा, ठीक है μ1 मुझे पता, μ2 मुझे पता, u का वैल्यू भी यहां पे पता है आपको 15 सेंटीमीटर, बट आपको v यहां पर नहीं पता। यही v आपको बोलता है कि आप एग्जैक्टली
सिंपली इस फॉर्मूला पे चले जाओ। इस फॉर्मूला पे जब आप जाओगे, क्योंकि μ2 पता, μ1 पता, r का वैल्यू पता, u का वैल्यू पता, अननोन आपका v है, वो v निकल सकता है। और v का वैल्यू यहां पर कितना निकला? 20 सेंटीमीटर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज है ना, इमेज आपको मिल रही है 20 सेंटीमीटर पर। पॉजिटिव साइड से कि नेगेटिव साइड से? जरा देख लो, पॉजिटिव साइड से। पॉजिटिव साइड है ना ये वाला साइड, ये वाला साइड है ना। अब जरा देख लो, विद रेस्पेक्ट टू पोल आपको 20 पे जाना है। अब समझो ये आपका पोल है, यहां से लेकर यहां तक 10 है, यहां से लेकर यहां तक 20 है, तो आपकी इमेज एग्जैक्टली यहां पर होगी कहीं पे। अच्छा, इमेज एग्जैक्टली जो आपके पास है, इमेज का जो साइज है वो 8/3 है। दैट मींस 8/3 की अगर मैं बात करूं 2 पॉइंट समथिंग है, जबकि ऑब्जेक्ट आपके पास 1 mm था। इमेज आपकी यहां पर कितनी मिल रही है आपको? वो आपको अराउंड 2.6 mm अप्रोक्सीमेटली मिल रही है। तो आप देख सकते हो 8/3 mm मिल रही है। और वो जो इमेज आपकी होगी ना, वो इमेज एग्जैक्टली यहां पे बनेगी। पे 20 सेंटीमीटर पे, तो इमेज यहां पर है। कहने का मतलब ये जो ऑब्जर्वर है, इसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ऑब्जर्वर को एग्जैक्टली यहां पर ये इमेज दिख रही है। अब कहने जब मैं ये बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि जो मैंने रे डायग्राम बनाई है वो गलत बनाई है। क्योंकि अगर एग्जैक्टली यही इंसिडेंट रे होगी, बिल्कुल सही, यहां तक सही है, बट एग्जैक्टली यही इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होके यहां नहीं आ रही है। ये एग्जैक्टली इंसिडेंट रे किसी और स्टाइल में रिफ्रैक्ट करेगी, और जो एग्जैक्टली वो किसी डिफरेंट स्टाइल में रिफ्रैक्ट करेगी, तो एग्जैक्टली फिर वहां जब आप प्रॉपर रे डायग्राम बनाओगे ना, तो एक्चुअल में इस ऑब्जर्वर को लग रहा होगा रे यहां से आ रही है। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब एग्जैक्टली ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, ये तो एग्जैक्टली इसकी इमेज को देख रहा है। और जब मैं बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये 3 मीटर पर सेकंड के साथ आगे जा रहा है, एग्जैक्टली यहां पर जो ऑब्जर्वर है ना, उसको तो ये दिख ही नहीं रहा है, उसको ये दिख रहा है। और आपका ऑब्जर्वर अगर इसको देख रहा है, उसको लगेगा आपके ऑब्जर्वर को ये इमेज जो है ये उसकी तरफ आ रही है, किस स्पीड के साथ? 8 मीटर पर सेकंड के साथ। बहुत तेजी से आ रही है उसकी तरफ। तो अगेन ये कॉन्सेप्ट है आपके लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन का। इस तरीके से आप एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन फार्मूला को यूज कर सकते हो। मैंने इन पे न्यूमेरिकल्स पे यहाँ पे डिस्कशन किया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2019 में अगेन जेई मेन में इस पे क्वेश्चन आया है, और नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आए हुए हैं पहले, तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। होपफुली आपको सारा समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट टाइम देखते हैं। आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर।